हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। द नेम ऑफ द थिंकर इज जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। हमने अब तक रूसो के बारे में अच्छे से पढ़ा, देन जॉन लॉक के बारे में पढ़ा, और आई थिंक लास्ट जो थिंकर हमने पढ़े थे वो जेएस मिल के बारे में पढ़ा था। आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी और सारी वीडियोस देख भी रहे होंगे। देन मेक श्योर आप सारी वीडियोस के प्रॉपर नोट्स भी बना लें ताकि ये एंड टाइम पे आपको काम आए, क्योंकि एकदम से आप ऐसा नहीं है कि जो 100-200 वीडियोस होंगे उसको तुरंत समझ लोगे या फिर उसको रिटेन कर लोगे, उसकी नॉलेज नहीं। मैंने आपको बताया था कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, बिल्कुल लाइन टू लाइन, वन लाइन अगर नोट्स होंगे तो आपको उससे रिलेटेड काफ़ी सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी सारे जो मीनिंग है वो याद रह जाते हैं। इस तरीके से नोट्स को बनाते हैं, ठीक है। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने ये एग्ज़ाम की तैयारी की, देन मैंने पूरी एक बोल सकते हैं यूनिट 2 पेजों में ही कवर कर ली थी। मतलब मैंने उसको इतना छोटा छोटा लिखा था, उसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी या जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उस वो किससे एसोसिएटेड है वो थिंकर को लिखा। इस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा क्विक रिवीजन के लिए लास्ट टाइम नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। सो विदाउट डिलेइंग हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। द नेम ऑफ द थिंकर इज फ्रेडरिक हीगल। तो इसमें हम पूरे में मैं हीगल बोलूँगी, सी इन्हें हीगल ही बोलते हैं ज़्यादातर क्योंकि इतना बड़ा तो नाम ही है इनका, ठीक है। इनका टाइम पीरियड अगर देखें तो 1770 से 1831 का टाइम पीरियड रहा है इनका, ठीक है। ये एक जर्मन फिलोसफर रहे हैं जो आइडलिज्म को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अपनी फिलोसफी में आगे रखते हैं। मतलब आइडलिज्म को आई होप आप सारे लोग समझ रहे होंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा आइडलिस्ट तरीके से सोचते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं, चाहे वो स्टेट के बारे में हो गया, चाहे ह्यूमन नेचर के बारे में हो गया। वो कहते हैं कि स्टेट बना क्योंकि वो वेलफेयर करना चाहता था ह्यूमन बींग्स के, या फिर जो भी स्टेट में सरकार है वो भी बहुत अच्छी है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं बनी है, वो बल्कि इतनी अच्छी है कि उसको अथॉरिटी हमने दे रखी है ताकि वो अच्छे तरीके से लॉज और रेगुलेशंस के थ्रू लोगों को रूल कर सके। इस तरीके की जो प्यारी प्यारी बातें हैं वो सारे आइडियलिज्म वाले करते हैं कि दुनिया में शांति लाओ और ये हथियार वगैरह इन सबको फेंक दो, इनसे लड़ाई वड़ाई कुछ मत लाओ, मन में जेलसी मत रखो, सेल्फ इंटरेस्ट की बातें मत करो, सारे लोग मिलजुल के खाओ, ये पूरी दुनिया एक घर है तो एक घर में जैसे घर में परिवार रहता है उस तरीके से रहो। तो ये सारी बातें आइडियलिज्म वाले बोलते हैं, ठीक है। आइडियलिज्म के बारे में हमने बहुत अच्छे से प्लेटो की फिलोसफी में पढ़ा था, लेकिन हीगल भी एक बहुत बड़े आइडियलिस्ट हमें निकल के देखने को मिलते हैं, जो कहाँ से, जो जर्मनी से, ठीक है। इनके मेजर वर्क क्या क्या रहे हैं वो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट जो इन्होंने 1807 में लिखी है वो बुक इनकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन द सेकंड बुक इज साइंस ऑफ लॉजिक जो 1812 से 16 में लिखी है, और फिलोसफी ऑफ राइट जो उन्होंने 1821 से 1 तक लिखी है। ये भी इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, एक वर्क हो जाता है। तो ये सारे वर्क के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ नहीं लिखी है, कौन कौन से इनके आइडियाज़ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे क्या इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहे हैं और कैसा एनवायरनमेंट और कैसी सिचुएशन रही है इनके स्टेट में जिसने इनके आइडियाज़ को इस तरीके से शेप किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख ही चुके हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में होता है। ये क्या है, स्टटगार्ट कोई जगह है वहाँ पर। 1717 में इनका जन्म हुआ था, 70 में एक्चुअली। एंड ही विटनेस द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो उन्होंने फ्रांस की जो क्रांति थी उसको उन्होंने बहुत अच्छे से विटनेस किया था। अगर आपको टाइम पीरियड पता हो तो 1789 टाइम पीरियड है किसका, फ्रांस रेवोल्यूशन का। और उसी रेवोल्यूशन ने इन्होंने इनके क्या किया, आइडिया को बहुत ज़्यादा शेप किया, ठीक है। जो फ्रांस की क्रांति थी उसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। देखो कहीं भी किसी भी देश में एक क्रांति होती है तो वो कई सालों तक चलती रहती है, या फिर वो क्रांति एकदम से अगर कोई ख़त्म भी कर दे एकदम से डायरेक्ट एक्शन के थ्रू, बट इसके जो आइडियाज़ होते हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स होते हैं, वो हमेशा चलते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं साल 2 साल तक बातें होती रहती हैं और उसके थ्रू कोई नया स्ट्रक्चर या फिर कोई नया सिस्टम डेवलप होता है, वो भी क्या होता है उस कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता ही रहता है। तो जो फ्रांस में इतनी बड़ी क्रांति हुई थी जिसमें लोग सड़कों पर उतर आए थे, उन्होंने राजा वाजा को उखाड़ फेंक रखा था, जेल वगैरह में भी उन्होंने सब बहुत ज़्यादा ध्वंस मचा रखा था और सारे कैदी वगैरह वहाँ से भाग चुके थे। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में समझा है, तो वो लोग सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ अपने राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए उतरे हुए थे। तो ये सारी चीज़ों ने भी हीगल के आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा शेप किया कि लोग फ्रीडम क्यों चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है, और हिस्ट्री के बारे में उन्होंने कई सारे अपने थॉट दिए, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय कांट। देखो उन्होंने कांट को इन्फ्लुएंस किया बहुत ज़्यादा, जिसमें वो बाद में चल के रीजन ऑफ मोरालिटी के बारे में बताते हैं, जो
और इनका जो आइडिया था वो रूज़ो के द्वारा भी आया। जब रूज़ो कहते हैं फ्रीडम के बारे में कि हर इंसान को फ्रीडम होनी चाहिए और एक जर्नल विल के थ्रू क्या होना चाहिए, एक स्टेट में काम होना चाहिए। जर्नल विल का मतलब है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल एक सेम चीज़ के ऊपर क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, नियम कानून बना रहे हैं, उसको पालन कर रहे हैं, तो सारे लोगों की जर्नल विल से ही कोई काम होना चाहिए, जिसको कहते हैं सहसम्मति से हम सारे लोग मिलकर काम करते हैं। देखो घर में अगर कोई बात होती है या फिर कोई डिसीजन लेना होता है तो सारे लोगों से पूछा जाता है कि हम ऐसा करने की सोच रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं है। तो जब सारे लोग बोल देते हैं हाँ ये सही है, हमें करना चाहिए, देन हम तभी उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको कहते हैं जर्नल विल। तो ये आइडिया किसने दिया था, रूसो ने आइडिया दिया था इसका। तो ये जो आइडिया था रूसो का वो भी हीगल को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। साथ के साथ ग्रीक फिलॉसफी ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ग्रीक फिलॉसफी का मतलब सिंपल सा, अरिस्टोटल हो गए, प्लेटो हो गए, सोक्रेटिस हो गए, ये सारे क्या है ग्रीक से थिंकर्स आते हैं। और इनकी फिलॉसफी में हमेशा ये कहते थे कि आप जब भी राज करो या फिर आपकी जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए उसमें एथिक्स का क्या होना चाहिए, एम्बेडमेंट होना चाहिए। ठीक है, एथिक्स आपकी उसमें होनी चाहिए नेचर में। चाहे आप प्लेटो का फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, चाहे कोई और कॉन्सेप्ट ले लीजिए, जिसमें वो हमेशा कहते रहते हैं कि राजा को राज करते वक्त या फिर जो भी अरिस्टोक्रेसी है, ओलिगार्की है, उसको हमेशा एथिक्स अपने दिमाग में रखने चाहिए। नियम नियम कानून तो चलते ही रहते हैं, समय के साथ आते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जो तुम्हारी मोरालिटी है, जो तुम्हारी सोच है, सभ्यता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात को भी फीगल ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। एंड अ रिएक्शन टू एनलाइटनमेंट प्लस रिवोल्यूशनरी टर्मोइल। तो देखो ये एक एनलाइटनमेंट के थॉट हो गए, जैसे कि फ्रीडम हो गया और एथिक्स इन पॉलिटिक्स हो गया, जर्नल विल हो गया और ये रीजन मोरालिटी के, ये क्या है, ये एनलाइटनमेंट के आइडियाज़ हैं। तो जो हीगल थे उनके आइडियाज़ में हमें एनलाइटनमेंट के आइडियाज साथ साथ रिवोल्यूशनरी टर्मोइल के टाइम पीरियड में जो चीज़ें जन्मी हैं देश में, उनसे मिलता जुलता हमें चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, देखो सारे लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या है, स्टेट में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से रिवोल्यूशनरी टर्मोइल आ रहा है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, राजा को नापसंद कर रहे हैं। देन इसी सिचुएशन के बीच में हीगल्स के थॉट डेवलप होते हैं, फिर अपने थॉट वो देते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं या फिर हमारे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हीगल की फिलॉसफी क्या रही है, उनके कोर प्रिंसिपल्स क्या रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनका जो कोर प्रिंसिपल है वो कहता है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म होना चाहिए। आइडियलिज्म का मतलब होता है, मतलब पूरी तरीके से जो सही है, जो सत्य है वही इस्टेब्लिश होना चाहिए, जिसका मतलब है रियलिटी इज मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट। मतलब कि जो आपकी अंतरात्मा कह रही है, जो आपकी कंसाइंस कह रही है, जो सही है उसको ही क्या करना चाहिए, उसको ही स्टेट में स्टैब्लिश करना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का ही मतलब ये होता है कि उसके आगे उसके बाद कोई चीज़ है ही नहीं। देखो जब हम आइडियलिज्म की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, ठीक है, उस आइडिया का मे भी कोई नेगेटिव आइडिया हो सकता है, चलो ठीक है, जब उस आइडिया में से आप नेगेटिव आइडिया को निकाल दोगे और जब एक प्रॉपर आइडिया बचेगा, अच्छा आइडिया, उसको उन्होंने कहा है एब्सोल्यूट आइडिया। ठीक है, और वही क्या होना चाहिए, वही स्टैब्लिश होना चाहिए। दूसरा ये डायलेक्टिकल मेथड की और बात करते हैं। डायलेक्टिकल मेथड का मतलब है कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं हमारे बीच में या किसी और के बीच में, चाहे समाज और जो सोसाइटी है उसके बीच में, उससे क्या होता है, प्रोग्रेस होती है, उससे ग्रोथ होती है। कैसे होती है, तो ये थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का आइडिया देते हैं। थीसिस का मतलब होता है आपने कोई चीज़ सोची बहुत बढ़िया कि हाँ आज से समाज में ये लागू हुई, लेकिन उसके एकदम विपरीत कोई चीज़ आ गई। तो जब उसके विपरीत कोई चीज़ आ गई तो उसको एंटीथीसिस बोलते हैं। एक थीसिस के मतलब एक लॉ के जस्ट अपोजिट दूसरा लॉ आ गया, उसके बिल्कुल अपोजिट, तो उसको कहते हैं एंटीथीसिस। और थीसिस एंटीथीसिस से मिलकर क्या बनता है, सिंथेसिस बनता है, जो क्या होता है, जो अल्टीमेट आइडिया होता है, जो एब्सोल्यूट आइडिया रहता है। और इसी एब्सोल्यूट आइडिया की बात कौन करते हैं, हीगल करते हैं अपनी फिलॉसफी में, कि हमेशा एब्सोल्यूट आइडिया पे क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए। और ये एब्सोल्यूट आइडिया कभी खत्म नहीं होता, ये थीसिस होता रहता है, एंटीथीसिस होता रहता है और सिंथेसिस भी होता रहता है। अगर कल को मैंने एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया, ठीक है, आप अपनी थ्योरी लेकर आ गए और मेरी आइडिया में कुछ बुराइयां निकाल दी, चलो ठीक है, फिर आपने बुराइयां निकालने के बाद जो नया आइडिया आपने डेवलप किया उसको कहते हैं सिंथेसिस। लेकिन जो आपने नया आइडिया डेवलप किया उसको भी कोई तीसरा इंसान उसमें भी कमियां निकाल दे तो फिर से आपका एंटीथेसिस हो गया। तो ये जो पूरा प्रॉपर साइकिल वो हमेशा चलता रहता है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि कोई आइडिया एकदम से एब्सोल्यूट आइडिया हो ही नहीं सकता। लेकिन ये फिर भी हीगल कहते हैं कि नहीं, आपको एब्सोल्यूट आइडिया को खोजना है, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की बात करनी है, जो आइडिया बेस्ट आइडिया है। और ऐसा आइडिया कोई नहीं है जो बिल्कुल बेस्ट आइडिया हो, कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं उसमें। लेकिन जिस आइडिया को आप देख रहे हो कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है अब तक के सारे आइडिया में, तो आपको वही स्टेट में क्या करना चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक है,
फिर नेक्स्ट ये रैशनैलिटी की बात करते हैं। रैशनैलिटी में इनका मानना है व्हाट इज़ रैशनल इज़ एक्चुअल एंड व्हाट इज़ एक्चुअल इज़ रैशनल। इनका मानना है कि जो भी चीज़ रैशनल है वो एक्चुअल है, ठीक है। रैशनल का मतलब है तर्क संगतवादी है, जिसकी चीज़ पे आपने तर्क की है, जिसको बोला अच्छा ये कैसे है, तो वही चीज़ एक्चुअल में है, और जो एक्चुअल है वो रैशनल है। मतलब इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको रैशनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए, फोर्स करना चाहिए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से जानना चाहिए। कोई आपको कोई भी बात बता रही है तो बिना बात के जाने पड़ताने और उसको इसका सही गलत बिना जाने ऐसे नहीं मान लेना चाहिए। तो ये बात कौन कहते हैं, हीगल कहते हैं। साथ में वो कहते हैं फ्रीडम एज सेल्फ रियलाइजेशन। उनका मतलब है कि फ्रीडम का मतलब होता है जब आप खुद को पहचान लेते हो, जब आप सेल्फ का रियलाइजेशन कर लेते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीडम कहते हैं। एंड द ट्रू फ्रीडम एग्जिस्ट इन इथिकल लाइफ नॉट इन आइसोलेशन। और इनका ये मानना है कि जो ट्रू फ्रीडम होती है वो हमेशा कैसी होती है, इथिकल लाइफ। तो यहाँ पे इथिकल लाइफ पर इन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। और इनका मानना है आप अगर अपने आप की सेल्फ फ्रीडम को रियलाइज़ करना चाहते हो, फ्रीडम क्या होती है इसका आप इंजॉयमेंट करना चाहते हो, तो आइसोलेशन में मत रहो, बाहर निकलो, ठीक है। उस फ्रीडम को क्या करो, यूज़ करो। अगर आपको किसी ने फ्रीडम दी है, आप घर पे बैठे हो, तो ये उसका वेस्ट है एक तरीके से फ्रीडम का। फ्रीडम आप एक्शंस में लाओ, फ्रीडम से आप घूमने में लेकर आओ, कहीं भी लेकर आओ। जब फ्रीडम मिली है तो पूरा एंजॉय करो इसको, ठीक है। तो ये बात कौन कहते हैं, हीगल कहते हो, जो बिल्कुल सही भी है। इनका जो हीगल का डायलैक्टिकल मेथड है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीगल प्राइमरीली डायलैक्टिकल मेथड के लिए ही जाने जाते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि डायलैक्टिकल मेथड किसने दिया है, तो वो किसने दिया है, हीगल ने दिया है, ठीक है। तो हीगल कहते हैं कि डायलैक्टिकल मेथड में 3 चीज़ें होती हैं। एक थीसिस होती है, ठीक है। थीसिस में क्या होता है, इनिशियल आइडिया होता है जो कि कंडीशन बेस्ड होता है। इनिशियल आइडिया का मतलब है जब मैंने कोई चीज़ सोची, जब मैंने मेरे दिमाग में जो पहला आइडिया आता है उसको उन्होंने बोला है थीसिस। मैंने बोला, अगर मान लो मैं अपना ही एग्जांपल सेट कर रही हूँ, मैंने बोला कि आज से मेरे सारे उसमें जितने भी नगर में मेरे लोग रह रहे हैं, सॉरी जितने भी मेरे टाउन में सारे बच्चे रह रहे हैं, मैं उनको ना एकदम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो बेस्ट है, मैंने सारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर दी। लेकिन कहीं दूसरा एक व्यक्ति निकल कर आया, वो मुझसे ये बोलता है कि देखो ये चीज़ गलत है, आपने देखो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, लेकिन उस एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ क्या कर पा रहे हैं, जो अमीर बच्चे हैं वही अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो सारे बच्चे हैं जो गरीब हैं थोड़े से कम है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या निकला है, इसका एक एंटीथीसिस निकल आया। तो मैंने कहा हाँ यार ये बात तो तुम सही कह रहे हो। फिर वो मुझे क्या करेगा, वो एक नया आइडिया देगा, जो क्या होगा, जो मैंने थीसिस दी उसका अच्छे आइडिया होंगे, और जो एंटीथीसिस है उसमें से गलत आइडिया छोड़कर जो अच्छा आइडिया बचा वो होगा। तो उसको थीसिस कहते हैं, ठीक है। जो एंटीथीसिस होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया होता है, जो बिल्कुल अपोजिट होता है उस आइडिया के जो मैंने पहले दिया आइडिया। तो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया होता है। फिर सिंथेसिस कैसे बनता है, ये हायर यूनिटी रिकंसिलिएशन कॉन्टेक्ट। इसका मतलब होता है जब हम दो आइडियाज़ में से, एक थीसिस में से और एक एंटीथीसिस में से, जब नेगेटिव आइडिया को बाहर निकाल के फेंक देते हैं और जो हमारे पास प्योर आइडिया बनता है उसको ये थीसिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिंथेसिस कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सिंथेसिस है वो हमेशा एब्सोल्यूट होती है या ट्रू होती है। उसमें भी कोई ना कोई आगे चल के कमियां निकल सकती हैं, जो अल्टीमेटली फिर एंटीथीसिस बन जाएगा और उसका भी कोई ना कोई थीसिस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो इनका कॉन्सेप्ट है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का, वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो उन्होंने बोला है वो नेचर पे अप्लाई होता है, हिस्ट्री पे अप्लाई होता है और पॉलिटिक्स पे अप्लाई होता है। और इन्होंने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब दिया है। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स होती है प्रोग्रेस की। यहाँ पे उन्होंने इसको नेगेटिव टर्म में यूज़ नहीं किया है, पॉजिटिव टर्म में यूज़ किया है। इनका सिंपल सा मानना है कि जब भी दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, ओपिनियन ऑफ आइडियाज़ में क्लैश होता है, तो एक नए आइडिया को जन्म मिलता है जो कि प्रोग्रेसिव आइडिया होता है, जो कि बिल्कुल सही भी है, ठीक है। इसका इन्होंने बेस्ट एग्जाम्पल सेट ये किया है कि पहले फ्यूडलिज्म था, देन उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैपिटलिज्म आया, और कैपिटलिज्म के बाद क्या आया, सोशलिज्म आया, और फिर जो मार्क्स का कम्युनिज्म आता है लास्ट में, ठीक है। तो ये क्या है, फ्यूडलिज्म एक आइडिया है, उसका एंटीथेसिस कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म का फिर सिंथेसिस क्या है, सोशलिज्म है, सोशलिज्म का सिंथेसिस फिर नेक्स्ट आएगा। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की है कि डायलेक्टिकल मेथड आखिर है क्या, ठीक है। यहाँ पे हम फ्रीडम समझ लेंगे कि हीगल का मतलब, हीगल फ्रीडम से क्या समझाना चाहते हैं। तो इन्होंने बोला है नेगेटिव फ्रीडम का मतलब ये है कि जब आपको वो मिल जाती है, एब्सेंस होता है जब एक्सटर्नल रेस्ट्रेंट से, तो उसको फ्रीडम कहते हैं, नेगेटिव फ्रीडम कहते हैं। जब आप कोई काम करना चाह रहे हो, चाहे कहीं घूमने जा रहे हो, तो जो बाहर से आप पे ऊपर दबाव डाले जाते हैं वो बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिए जाएँ, ज़ीरो कर दिए जाएँ, चाहे वो स्टेट के थ्रू हो, फैमिली के थ्रू हो, तो उसको कहते हैं नेगेटिव फ्रीडम। लेकिन वही पॉजिटिव फ्रीडम का मतलब ये है फ्रीडम टू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रैशनल ऑर्डर। अगर आपका एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं है किसी भी चीज़ में, चाहे पॉलिटिक्स में हो गया, चाहे आप रैशनैलिटी की फॉर्म में हो, तो वो क्या है, वो पॉजिटिव फ्रीडम है, ठीक है।
साथ में ये कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम वही है जब आप क्या करते हो, पार्टिसिपेशन करते हो फैमिली में, सिविल सोसाइटी में, स्टेट में। इसको इथिकल लाइफ कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? जब आपको तभी ट्रू फ्रीडम आप इंजॉय कब कर पाओगे, जब आप बाहर निकलोगे, आप फैमिली में एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाओगे रैशनल तरीके से, सिविल सोसाइटी में रैशनल तरीके से इन्वॉल्व हो जाओगे, साथ में क्या है, स्टेट के काम भी आओगे, तब एक ट्रू सेंस में फ्रीडम को हम क्या कर पाएंगे, स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो स्टेजेस होती हैं इथिकल फ्रीडम की, वो हीगल हमें देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो फैमिली की बात में बताते हैं। ये नेचुरल यूनिटी होती है लव इमीडिएट रिलेशनशिप की। जब इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले वो फैमिली, एक इंस्टीट्यूशन होता है फैमिली, उसमें आता है। ठीक है, आप पैदा होते हो, आपकी अपब्रिंगिंग कौन करता है, फैमिली करता है। तो उन्होंने बोला है जो इथिकल लाइफ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक फैमिली, देन उसके बाद सिविल सोसाइटी, देन उसके बाद हम स्टेट को समझते हैं। तो फैमिली सबसे पहले आती है, तो वो क्या है, एक नेचुरल यूनिट है। इंसान को फैमिली के साथ ही रहना पड़ता है नेचुरली। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप पैदा हुए अबंडन कर देते हैं पेरेंट्स आपको, या फिर आप अपनी मर्जी से कहने लगते हो उठते ही 2 महीने के हो नहीं पाए कहने लगे कि मुझे अलग रहना है। नहीं नहीं भाई, नेचुरली हर एनिमल की यही टेंडेंसी है कि सारे के सारे किस में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं। देन दूसरा वो स्टेज में एंटर करते हैं, वो क्या होती है, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का मतलब होता है स्पेयर ऑफ इकोनॉमिक नीड्स, कंपटीशन एंड द प्राइवेट इंटरेस्ट, जहाँ पे प्राइवेट इंटरेस्ट होता है, कंपटीशन होती है और इकोनॉमिक नीड्स होती हैं। ठीक है, हम सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ सब कुछ देखने को मिलता है आपको। कंपटीशन है, कोई किसी से ज़्यादा अमीर है, कोई किसी से ज़्यादा गरीब है, किसी के पास सब कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। एक इकोनॉमिक नीड है, हम सब्जी खरीद रहे हैं किसी से हम बाल्टी खरीद रहे हैं, किसी से हम कोई और खरीद रहे हैं। सारे लोग एक दूसरे से क्या है, टोटली डिपेंडेंट हैं। ठीक है, देन थर्ड जो स्टेज है वो क्या है, स्टेट। अब स्टेट का क्या काम रहता है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, तो कहते हैं यूनिवर्सल इथिकल ऑर्डर को स्टैब्लिश करता है, रिकनसाइल्स प्राइवेट वर्सेस जनरल इंटरेस्ट। ये क्या करते हैं, एक इथिकल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। देखो सोसाइटी में तो सारे लोग रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, आप रह रहे हो, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन एक ऑर्डर बना हुआ है प्रॉपर। अगर कल को कोई बात हो जाती है, कल को मान लो कि सोसाइटी में 4-5 लोग ऐसे गुंडे वगैरह बन के आ जाते हैं, सारे मार्केट को उठा फेंक रहे हैं और अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, तो पुलिस एस्टैब्लिश है प्रॉपर तरीके से। और पुलिस कैसे बनी है, लॉ के थ्रू बनी है। तो स्टेट का मतलब यही है कि वो इथिकल ऑर्डर को क्या करती है, हमेशा मेंटेन करके रखती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे हीगल ऑन स्टेट। हीगल स्टेट के बारे में क्या कहते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने बताया है स्टेट इज़ द हाईएस्ट एथिकल इंस्टीट्यूशन। सबसे बड़ा एथिकल इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है, स्टेट होता है। पहला कौन सा होता है, फैमिली होता है। दूसरा कौन सा होता है, सिविल सोसाइटी होता है। और तीसरा कौन सा होता है, स्टेट होता है, जो कि सबसे हाईएस्ट एथिकल इंस्टीट्यूशन बोला है किसने, हीगल ने। तो इन्होंने स्टेट को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे सेट कर रखा है। क्यों, क्योंकि इनका एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। द स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मतलब आपको अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, वो एक तरीके से स्टेट है। ठीक है, इन्होंने स्टेट को बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इकाई बता दिया ह्यूमन लाइफ के लिए। और इनका ये भी मानना है कि जो स्टेट है वो सिर्फ एक सोशल ऑर्डर नहीं है, जिस तरीके से हॉब, लॉक और रूसो ने डिफाइन किया था कि सारे लोगों के बीच में सोशल ऑर्डर हुआ था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके वो करीब आए थे और उन्होंने अपनी अपनी ड्यूटीज़ को क्या किया था, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर लिया। तो उनका नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो इससे ज़्यादा है, स्टेट इससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो ऐसी बात करते हैं। एंड स्टेट एंश्योर यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल विल। और जो स्टेट है, जो राज्य है, वो क्या करता है, यूनिटी इंश्योर करता है। जिसके राज्य में सारे लोग रह रहे हों, वो अच्छे से रह रहे हों, संगठित रह रहे हों, प्यार से रह रहे हों, साथ में चाहे उनकी यूनिवर्सल विल हो। अगर स्टेट में कोई नियम कानून लागू हो रहा है तो लोग उसको एक्सेप्ट करें। ऐसी भी बात कौन करते हैं, हीगल करते हैं। एंड स्टेट एज अ गारंटर ऑफ फ्रीडम, लॉ एंड मोरालिटी। और जो स्टेट है उसको क्या करनी चाहिए, गारंटी देनी चाहिए कि वो लोगों की फ्रीडम का, लॉ का और मोरालिटी का पूरा पूरा ध्यान रखेगा। ठीक है, उनके जो फ्रीडम हो किसी तरीके से रेस्ट्रिक्ट ना हो, लॉ किसी तरीके से गलत तरीके से यूज़ ना हो, और सारे जो वर्कर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं और स्टेट में रहने वाला हर व्यक्ति मोरालिटी के ऊपर चलकर अपने कार्यों का वाहन करे। ठीक है, इस तरीके से बातें हीगल कहते हैं। क्योंकि आइडियलिज्म की बात करते हैं और आइडियलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है जब आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये सिविल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। सिविल सोसाइटी वर्सेस स्टेट के बारे में अगर हम समझे तो सिविल सोसाइटी को बताया उन्होंने, इकोनॉमिक लाइफ हमारी क्या करता है, इकोनॉमिक लाइफ को ये बहुत ज़्यादा स्टेबल करता है। क्यों, क्योंकि आप सोसाइटी में ही अर्न करते हो, यहाँ पे आपकी कहीं शॉप हो, कोई सर्विस हो, कोई भी कुछ हो आपका। ठीक है, तो आप वहाँ से क्या कर रहे हो, इकोनॉमिक लाइफ को अपनी सस्टेन कर रहे हो, मार्केट रिलेशंस बना रहे हो। मार्केट में किस तरीके रिलेशंस हैं आपके, आप मार्केट में जाके कहीं अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये सब सिविल सोसाइटी के पास। आप अपने आस
आसपास देखो ना चीज़ें कैसे चल रही हैं, देन सिंपल समझ में आ जाएगा। और जो सिविल सोसाइटी है वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम करती है, सब अपने अपने हितों में काम करते हैं, जिसमें इनइक्वालिटी डेवलप हो जाती है, क्लास का डिवीजन हो जाता है और इसमें रिस्क रहता है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का और इनस्टेबिलिटी का। जब सारे लोग अपने मन का काम कर रहे हैं और सारे अमीर गरीब भी हैं समाज में, और एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन जब इस्टेब्लिश हो जाती है उस समाज में, तो ये सारे रिस्क हमें देखने को मिलते हैं। फिर ये कहते हैं स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल इंटरेस्ट को, क्योंकि जब सारे लोग सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं तो यूनिवर्सल इंटरेस्ट के बारे में कौन सोचेगा, तो ये कहते हैं यूनिवर्सल इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा समाज। तो ये सिंपल सी बात ये कहते हैं कि स्टेट में सारे जो इंडिविजुअल हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअली सिविल सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी में आप अपने मन का काम कर रहे हो, आपके पड़ोस वाले अपने मन का काम कर रहे हैं और जो आसपास रहने वाले सारे अपने मन का काम कर रहे हैं, लेकिन सारे लोगों के बारे में कौन सोचेगा, तो वो कहते हैं कि सारे लोगों के बारे में सोचेगा स्टेट, हम नहीं सोचेंगे, हम तो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, लेकिन सारे लोगों के बारे में कौन सोचेगा, सिर्फ और सिर्फ राज्य सोचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेट का और सिविल सोसाइटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। जो सिविल सोसाइटी होगी उसमें कई तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लोग आपस में झगड़ा कर रहे होंगे, अब कोई किसी का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा होगा, तो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को कौन रिजॉल्व करेगा, स्टेट रिजॉल्व करेगा। ये ड्यूटी किसको असाइन की गई है, स्टेट को की गई है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे प्रोटेक्ट फ्रीडम थ्रू लॉज, और वो क्या करेगी, सारे इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करेगी, किसके थ्रू, नियम के थ्रू। आज भी तो ये होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं अगर आप इन्हें ध्यान से समझें सोचें तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा सिविल सोसाइटी में और स्टेट में, ठीक है। आगे हम देखेंगे हीगल लॉ और राइट्स के ऊपर क्या बात करते हैं, क्या उनके विचार हैं। तो इनका मानना है कि जो लॉ है वो एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल विल है। एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल विल का मतलब होता है जो लॉज लिखे गए हैं, जो कानून लिखे गए हैं, आज भी आप प्रेजेंट डे देखोगे तो आपको इरेशनल लगते हैं लॉ, मतलब बेतुके से लगते हैं, नहीं लगते हैं। आप सोचते हो हाँ ये बड़ी सही बात है। अगर आप आर्टिकल 19 देखो, 16 देखो, 17 देखो, 14 देखो, तो ये सारे कितने रैशनल तरीके से बनाए गए हैं। जैसे 14 में इक्वलिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट है, जिसमें सारे के सारे एक बराबर होंगे। तो ये क्या है, आपको रैशनल लगता है कि हाँ यार ये तो सही बात है, सारे लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। अगर वहीं आर्टिकल 14 ये कहता कि जितने भी समाज में अमीर लोग हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड होगा और उन्हीं के लिए सरकार या फिर जो नियम कानून या फिर जुडिशरी वो एक जैसा कानून बनाएगी, बाकी गरीब लोगों को एकदम से ऐसे नहीं करेगी, ठीक है, मतलब उनके बराबर नहीं लगेगी, तो एकदम इरेशनल लगेगा, ठीक है। लेकिन जो लॉज बनते हैं वो क्या कहते हैं, हीगल के वो एक्सप्रेशन होते हैं एक रैशनल विल का, और जो रैशनल तरीके से बनाए जाते हैं, जिस पे सारे लोग एग्री करते हैं। हम सारे एग्री करते हैं ना, आर्टिकल 14 पे नहीं कर रहे होते ना तो सड़क पे होते सारे के सारे, मतलब सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे विल की वजह से क्या है, आर्टिकल 14 है या फिर सारे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही है एक्चुअली। एंड इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट, और ये जो है वो क्या करते हैं, लॉज इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं अंडर कलेक्टिव इथिकल ऑर्डर। मतलब जो इथिकल ऑर्डर है कलेक्टिव वो भी बना रहे हैं, और साथ के साथ जो इंडिविजुअल्स हैं एक सिविल सोसाइटी में वो भी अपने राइट्स का क्या कर सकें, एंजॉय कर सके। तो ये भी कौन करते हैं, लॉज प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनका मानना है राइट्स क्या है, नेसेसरी है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। मतलब जो हमने राइट्स दिए हैं इंडिविजुअल्स को वो एकदम ज़रूरी हैं, सारे लोग भाई अपने प्रेफरेंस पे राइट्स को क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन ये इतने ज़्यादा एब्सोल्यूट नहीं है कि आप कुछ भी करोगे या फिर आपके राइट्स पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है, जो कि प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, ठीक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रैशनल एम्बॉडीमेंट ऑफ फ्रीडम, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो क्या है, एक रैशनल एम्बॉडीमेंट ऑफ फ्रीडम का, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत ज़्यादा क्या किया है, अपलिफ्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है कि बहुत ज़्यादा सही बुक है, जो रूल बुक है सबको क्या करती है, गाइड करती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है हीगल की फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। देखो हीगल जो है इंपॉर्टेंट थिंकर, वो हिस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, हिस्ट्री से वो क्या एग्रू करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हिस्ट्री को बताया है रैशनल एंड टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल मतलब होता है गोल ओरिएंटेड, गोल। जो हिस्ट्री है पूरी वो किस पे बेसिस होनी चाहिए, रैशनैलिटी पे बेसिस होनी चाहिए। किस तरीके से, तो क्या है, एक तरीके से रैशनैलिटी को क्या करता है, एक्सप्रेस करती है हिस्ट्री। और साथ में टेलोलॉजिकली मतलब गोल ओरिएंटेड है, हिस्ट्री का कोई ना कोई कहीं ना कहीं गोल रहा होगा, ठीक है। एक गोल के थ्रू तो हम बढ़ रहे हैं, आज हमारे कुछ गोल्स अलग हैं सोसाइटी को लेके, नेशन को लेके, आगे चल के हमारे गोल्स और डिफरेंट होंगे, फिर आगे चल के और डिफरेंट होंगे। तो ये पूरा क्या है, एक चेन बना हुआ है गोल ओरिएंटेशन का। साथ के साथ ये कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो प्रोग्रेस को व्यू करती है, कैसे अनफोल्डिंग स्पिरिट टुवर्ड्स द फ्रीडम। ये धीरे 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 हम क्या कर रहे हैं, फ्रीडम की ओर जा रहे हैं। ये बात सच भी है, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, हम लोग कैसे इतिहास में से निकल कर आए हैं और आज प्रेजेंट डे कैसे हैं हुए हैं, ठीक है। और आगे चल के भी आप और ज़्यादा फ्रीडम देखोगे। अभी जितनी फ्रीडम है भाई बहुत है, उसी को लोग नहीं संभाल पा रहे, लेकिन आगे चल के और ज़्यादा फ्रीडम होगी और राइट्स होंगे और बहुत ज़्यादा लिबरल लॉज रेगुलेशंस बनेंगे, तो पता नहीं इंसान क्या करेगा,
ठीक है। ईच सिविलाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्रीडम, और जो सारी सिविलाइजेशन है वो क्या करती है, फ्रीडम की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन करती हैं। जिसमें अगर ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की बात करें तो ये क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक की फ्रीडम होती है, जो एक इंसान एंजॉय करता है फ्रीडम को। लेकिन जो ग्रीक डेमोक्रेसी में क्या होता है, सम आर फ्री, जिसमें कुछ लोग फ्री होते हैं और अपनी फ्रीडम का क्या करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। रोमन लॉज में क्या होता है, यूनिवर्सल फ्रीडम होती है, यूनिवर्सल राइट होते हैं, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते, आपको पूरी तरीके से फ्री नहीं किया जाएगा। लेकिन जो मॉडर्न स्टेट है उसमें क्या है, ऑल आर फ्री, सारे लोग फ्री हैं, फ्री विल से काम करते हैं और अपनी रैशनैलिटी से कोई भी फैसला ले सकते हैं। ठीक है, ये बात कौन कर रहे हैं, हीगल कर रहे हैं। देन इसमें क्रिटिसिज्म भी देख लेंगे, हीगल को भी भाई क्रिटिसाइज किया जाता है। इनके क्रिटिसाइज में कहते हैं कि अथॉरिटेरियन टेंडेंसी को ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, जन्म दे रहे हैं, जिसमें ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं स्टेट को। अब देखो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड टू अर्थ, सॉरी मार्च टू गॉड ऑन अर्थ। उनका मतलब है आपको भगवान की प्राप्ति ना यहीं हो जाएगी, क्योंकि आप एथिकल तरीके से अपने स्टेट में रहो। तो सही भी कहते हैं एक तरीके से, लेकिन इनका जो हीगल का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत सारे लोग ये बोल के क्रिटिसाइज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन है। मतलब तुम कैसे कह सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा सुप्रीम हो गया, इतना महान हो गया कि आपने उसको एकदम से हेवन की कंपेयर कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन टेंडेंसी है, आप उसके ऊपर सवाल मत उठाओ। आइडलिज्म में क्या होता है, आप स्टेट के थ्रू स्टेट के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। ठीक है, क्योंकि उनका मानना है जो स्टेट कर रहा है वो यूनिवर्सली सही है, जो स्टेट कर रहा है वो जर्नल विल के थ्रू कर रहा है, सारे लोगों की सहसम्मति से कर रहा है। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। कुछ कुछ आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत देखी, तो बहुत सारे नेशन इंडिपेंडेंट होने के बाद अथॉरिटेरियन बन गए हैं, कुछ डिक्टेटर बन गए हैं। अगर आप इसका बेस्ट एग्जांपल देखो तो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान में भी, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ कंट्री में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी, फिर बांग्लादेश में, नेपाल में 2006 तक आ गई, और प्रेजेंट डे आप देखोगे कुछ एक महीने पहले ही प्रोटेस्ट रुका है, वहाँ पे पीएम वीएम को मार मूर के फेंक दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, जन्म लेती हैं जब कोई कहता है कि स्टेट बहुत ज़्यादा सुप्रीम है। तो इन चीज़ों की गलतफहमी ना रहे, सुप्रीम तो इंडिविजुअल है, क्यों, वही उसी ने स्टेट को बनाया है। यूरोसेंट्रिक, इनका मानना है, दूसरे पे इल्ज़ाम लगता है कि यूरोसेंट्रिक है, जिसमें ये क्या करते हैं, नॉन यूरोपियन कंट्री को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं। साथ में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियलिज्म को ये फॉलो करने के लिए बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, डिटैच फ्रॉम मटीरियल रियलिटीज़। इनका मानना है कि जो भौतिक रियलिटीज़ हैं जो आप अपने आसपास देते हो उनसे बिल्कुल दूर हो जाओ, बस अपने दिमाग में अच्छा सोचो, और दूसरे स्टेट के बारे में अच्छा सोचो, इंडिविजुअल के बारे में अच्छा सोचो, सिविल सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचो। तो ये सारी बातें ये कहते हैं। और मार्क्स क्रिटिक इनसे कहते हैं कि टर्न हीगल अपसाइड डाउन, रिप्लेस आइडियलिज्म विद हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। उनका मानना है जो कार्ल मार्क्स हैं, उनके जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जो हीगल है उन्होंने क्या किया है, पूरी तरीके से हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को आइडियलिज्म के थ्रू कन्वर्ट कर दिया। उनका देखो, आइडियलिज्म और हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म सिंपल सा एक अंतर है। जो आइडियलिज्म है वो ये कहता है पहले फैमिली एकदम आइडियल तरीके से हुई, फिर सिविल सोसाइटी आइडियल तरीके से हुई, फिर यूनिवर्सल आइडियल कौन हो गया, स्टेट हो गया। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं था। पहले मटीरियल से लोगों ने स्टार्टिंग की, मतलब पहले जब प्रिमिटिव सोसाइटी थी तो लोग ऐसे रहते थे, फिर उसमें से कुछ वैसे बहुत ज़्यादा ग्रीडी पीपल निकल कर आए तो उन्होंने फ्यूडलिज्म को जन्म दिया, उससे भी ज़्यादा ग्रीडी आए तो कैपिटलिज्म बन गया फैक्ट्री के थ्रू और इन सारी चीज़ों के थ्रू। फिर इनसे हम सारी चीज़ें धीरे धीरे वापस लेंगे। तो यही इनमें क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। अगर हम हीगल की लेगेसी के बारे में पढ़ें तो उन्होंने इंस्पायर किया था मार्क्स इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, जिन्होंने बाद में चल के डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। साथ में नेशनलिज्म की भावना इन्होंने अपनाई, क्योंकि भाई जब स्टेट के बारे में इतने तारीफ कर रहे हैं तो सिंपल सा मतलब है नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला था स्टेट एज द इथिकल ऑर्डर, जो स्टेट है वो सबसे सर्वोपरि है और वही इथिकल ऑर्डर को क्या करता है, मेंटेन करता है एक कंट्री में। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की थी और पॉलिटिकल थ्योरी की बात की थी। ठीक है, ये इनका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। देन इनका कंक्लूजन देख लेंगे तो हीगल है एक फिलोसोफर ऑफ रीजन, फ्रीडम एंड स्टेट के बोले जाते हैं, और इनके जो पॉलिटिकल आइडिया है वो हाईलाइट करते हैं रैशनल यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल्स की और यूनिवर्सल की। साथ में क्या है, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म हीगल रिमेन अ कॉर्नर स्टोन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इनका कितना भी आप क्रिटिसाइज कर लो बट स्टिल जो हीगल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हीगल के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है वो इनका एक स्टेटमेंट याद रखनी है जो मैंने अभी बोला था, फेमस कोटेशन इनका, द स्टेट इज़ अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, ये वाला इनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आपको याद रखना है। डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये आपको याद रखना है हीगल ने दिया। हीगल के आइडियलिज्म में कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट इथिकल ऑर्डर थे, एक था पहले फैमिली, देन दूसरा क्या था सिविल सोसाइटी, देन तीसरा क्या था, कौन सा था, स्टेट। ठीक है, साथ के साथ उन्होंने क्या दिया था, एक एब्सोल्यूट आइडिया की बात की थी जिसमें उन्होंने थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बात की, ये याद रखना है। इनकी बुक याद रखनी है जिसमें उन्होंने थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का
जिक्र किया है, ठीक है। बाकी इनके बारे में कुछ याद नहीं रखना है, चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सिंपल से समझ में आ जानी चाहिए कि आइडियलिज्म के बारे में है। तो अगर आपको हीगल के बारे में कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए जिसमें आइडियलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए दिखाई जाए, तो उस स्टेटमेंट को सही मान लेना, ठीक है। आइडियलिज्म के बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब वो हमारी नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक है, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे और भी चीज़ पढ़ेंगे, तो उसमें आइडियलिज्म का बहुत बड़ा बड़ा एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो सारी चीज़ समझोगे, ठीक है। यहाँ तक कि हीगल के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है। इसके आगे क्वेश्चन आएगा नहीं, इससे आगे आपसे पूछेगा नहीं। आई मेक श्योर आप प्रॉपर से वीडियो पर देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, रिवीजन भी आपका साथ में चल रहा होगा। और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए एंड जर्नी तक, हम इस एग्ज़ाम को पक्का क्लियर करेंगे। और यूजीसी ने दिसंबर के लिए भी आपको बहुत 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 ज़्यादा विशेष है मेरी, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और ये वीडियोस भी देखते रहें, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ख्याल रखो अपना और पढ़ते रहो। बाय बाय।